छोटे से गांव में शादी की हर तरफ खुशियों का माहौल था। घर के आंगन में शहनाइयाँ बज रही थी, मेहमान खाना खा रहे थे और दुल्हन बनी लड़की अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक उस लड़की के पिता के चेहरे पे एक चिंता की लकीरें खिंच गई। एक ऐसी खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी दुनिया को हिला के रख दिया। फिर तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में ही लेके डीएसपी पूनम पांडे के ऑफिस पहुंच जाता है और डीएसपी पूनम पांडे के सामने वह रोने लगता है और कहता है कि हे मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत को बचा लीजिए। तब डीएसपी पूनम पांडे पूछती हैं, आखिर बात क्या है, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो और इस दुल्हन को इस ऑफिस में लेकर क्यों आए हो और तुम्हारी बेटी की इज्जत को भला क्या हुआ है। फिर वह व्यक्ति चिल्लाकर और रोने लगता है और कहता है कि मैडम, जो मेरी बेटी की शादी आज है, मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाली है, इसलिए मैं अपने बेटी को मंडप से यहाँ से लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप पर ही विश्वास है, हमारी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति के कहने पर डीएसपी जो महिला होती हैं वो पूछती हैं कि यहाँ पे आखिर पूरी बात क्या है, तुम बताओगे तब हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। फिर वह व्यक्ति बताता है पूनम पांडे से सारी बात और पूरी वहाँ पे बात सुनने के बाद डीएसपी पूनम पांडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे हैं। और फिर डीएसपी पूनम पांडे वहाँ पर एक्शन लेने के लिए जाती हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा किया जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे वही हमेशा अपील रहेगी कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए इस कहानी को विस्तार से आपको समझाते हैं। एक गांव में एक बड़ा दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगई का मकसद यह था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसकी ही बात माना करते थे। जो गरीब लोग होते, कमज़ोर लोग होते, उन पर वो पूरा दबदबा बनाए रखता है और फिर भी गरीब लोगों को पैसों की ज़रूरत होती तो उनको वो पैसे देता था, लेकिन बदले में उनके जो होते हैं खेतों और घरों पर मजदूरी करवाता था। उसकी जो वजह से जो गांव के गरीब मजदूर बन जाते हैं और जो दबंग आदमी था वो अपनी मनमानी करता था। गांव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव के जो वहाँ पे कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे, उसको जो भी लड़की अच्छी लगने लगती थी उसके साथ वो गलत हरकतें करता था। और उस गांव में कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो उसी समय वह अपने घर पे बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी तो जबरन उसको ले जाता था और उस लड़की के साथ गलत हरकतें किया करता था। उसको अपने गांव वालों भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा गुंडागर्दी था वो उसका। उसके गांव में केवल उसी की चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी बात माना करते थे। वहीं पर वह व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे उन लोगों पर अपनी पूरी तरीके से अधिकार वहाँ पे कर लिया था और उस गांव का जो मालिक बनकर रहता था। उस गांव में उसके बिना कोई परमिशन का कोई काम नहीं होता था। सभी गांव वालों को नौकर के समान बना के रखा था। यूँ मानिए कि वो अपने वो इशारे पर पूरे गांव के लोगों को नचाता था और इसके अलावा कोई भी गांव का जो व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था उस व्यक्ति के लिए वह बहुत बड़ा वहाँ पे सजा देता था। उसके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इसलिए सब लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर थी और उसके पास बहुत सारे बंदे थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो उसे वह पकड़ लेता था, गांव के चौराहे पर सभी लोगों के सामने सजा देता था। इसलिए डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। उसने अपना खुद का सिस्टम बना के वहाँ पे नियम बना के रखा था जो हर शादीशुदा लड़की के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। जब किसी गांव गांव की लड़की में किसी का शादी की होती थी, विदाई होने से पहले दुल्हन को वह अपने घर पर बुलाता था। फिर उसके साथ जो सबसे पहले सुहाग रात मनाता था। फिर अपने गांव में ही ऐसी परंपरा को चला रखा था कि जब वह दुल्हन बनी हुई लड़की के साथ एक रात सो नहीं लेता था तब तक उस लड़की की विदाई नहीं होने देता था। वह जबरन लड़की के साथ वहाँ पे रात बिताता था, उसके बाद ही उस जोड़े की विदाई होने देता था। उसकी मर्जी के बिना कोई भी लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। इस अमावनी नियम ने पूरे क्षेत्र को डर और लाचारी की जंजीरों में जकड़ दिया था। उसके आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर गांव और नगर में यह निगरानी रहती थी कि कौन से गांव में
हम लोग वहाँ लोगों के बिना बताए शादी हो रही थी, और वह इतना सुरक्षित रहते थे कि कहीं उनके खिलाफ कदम तो नहीं उठा पा रहे थे। उसके आदमी हर गांव में वहाँ पे घूम घूम कर पता लगाते रहते थे कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं उसकी आदेश का पालन न कर रहा हो, जो उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता था उसे बड़ी बेरहमी से सजा दी जाती थी। लोग इतना डर गए थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं पाते थे, और इसी सिलसिले पे कई वर्ष वहाँ वर्षों तक चलता रहता है। हर गांव में, हर नगर में किसी लड़की की शादी होने से पहले वहाँ पे शर्तें देता था। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 140 से ज़्यादा लड़कियों के साथ उसने गलत तरीके से वहाँ से संबंध बना चुका था। शादी के दिन हर परिवार के मन में खुशी की वहाँ पे जहर का डर का सपना भर जाता था। किसी भी लड़की की विदाई दबंग रघुनाथ के मर्जी के बिना नहीं होती थी। लोग इसके यहाँ से बेरहम हरकतों से तंग आ चुके थे। उसका उतना ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे बनता था कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उसकी बात न मानता। उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। इतना आतंक अब केवल एक गांव में सीमित नहीं था, पूरे क्षेत्र में उसकी दबंगई का ऐसा आलम था कि लोग अपनी बेटियों की शादी से पहले डरने लगते थे। सोचते रहते थे कि अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा। उसकी मनमानी और उसके आदमियों की निगरानी के लोगों की ज़िंदगी ने नरक बना के रखा था। इस तरीके से उसका आतंक और अमावनी बढ़ती जा रही थी। लोग बेरहम और मजबूर होकर अपनी हर शर्तें मानते जाते रहते थे। उसी गांव में एक इज्जतदार झुंझले हुए व्यक्ति का नाम था राम स्वरूप। वह अपनी ईमानदार और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। राम स्वरूप के जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी राधा थी। अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। राधा सुंदर और संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन रामस्वरूप के लिए यह खुशी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। लेकिन उस गांव में वह दबंग व्यक्ति था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसके पास इतना पैसा और शक्ति थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। वह गरीबों को सताने और गांव की महिलाओं को इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए पीछे नहीं हटता था। उस दबंग आतंक को ऐसा पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से हिम्मत नहीं करती थी। रामस्वरूप हर रोज अपनी बेटी राधा को देखकर डर के सहारे वहाँ सह जाता था, और उसकी एक चिंता की वहाँ पे थी कि दबंग की नज़र उसकी बेटी पे न पड़ जाए और इसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। यह डर उसको उसको नींद नहीं आती थी, यह डर वो सोच के। एक दिन शाम को जब रामस्वरूप चुपचाप घर के बाहर बैठा था, उसकी पत्नी जानकी ने उसको परेशान देखकर उसके पास आकर पूछा, क्या बात है जी, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहते हो? राधा जब जवान हो गई हो तो हमें उसकी शादी के लिए अच्छा सा घर देखना चाहिए। उसकी उम्र निकली जा रही है, हम लोग उसकी जिम्मेदारी है कि राम स्वरूप यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे, और वह अपनी पत्नी को बोला, तुम्हारी बात सही है, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, उसका विवाह कर देना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ है यह नहीं है कि उसकी शादी कैसे होगी। मेरी असली जो चिंता है, शादी के बाद अगर वह दबंग ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया तो हम क्या करेंगे। फिर रामस्वरूप की यह बात सुनकर उसकी जो पत्नी का होता है वो भी दिल वहाँ भी बैठ गई, और उसके पास वहाँ पे स्वर से कहा कि गरीब और कमज़ोर लोग उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसने कैसे कैसे सज़ा दी है हमने तो देखा है, और उसके गुलाम बन गए हैं। उसके पिता रामस्वरूप अपनी पत्नी दोनों चिंता में डूबे रहते हैं। पुलिस जो होती है उसके उसी से यहाँ पे आती है, और जैसे वह कहता है कि पुलिस वैसा करती है। यदि ऐसा हालात में पुलिस के पास जाए तो पुलिस भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पे खुद आपसे उससे डरती है। सोचकर कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचते सोचते आखिर अब वो आगे क्या होगा सब कुछ देखा जाएगा। धीरे धीरे अपनी बेटी की वह विवाह की व्यवस्था करने लग जाते हैं। शादी जब पूरी तरीके से व्यवस्था कर देता है, शादी जब तारीख तय हो जाती है, कुछ दिन के बाद बारात आने वाली थी। इसके पिताजी अपनी बेटी की बारात वालों को खाने पीने का तैयारी कर रहा था। चारों तरफ खाने की और तैयारियां चल रही थी, लेकिन जब शाम के समय बारात आती है, बड़े अच्छे से ढंग से बाराती खातिरदारी होती है, और समय वहाँ पे सुबह के समय विदाई का समय आता है, तब सूचना उसी दबंग के पास आ चुकी थी कि वहाँ पे वापस भेजा जाता है कि भाई तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी के लिए
कि आप हमारे यहाँ लेकर आए हो, पहले एक रात हम इसके साथ सोएंगे। जब इस सूचना के लिए वह लड़की के पिताजी सुनते हैं तो एकदम से उसका कलेजा दहल जाता है। वह मन में सोचने लगता है आखिरकार अब क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं। अपनी बेटी को वहाँ पर लेके जाने से तो अच्छा है कि मैं ही खुद को ख़त्म कर लूं, लेकिन अपनी जो आंखों में है अपनी बेटी के लिए इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। यही सब चलता रहता है। कुछ दिन में कुछ न कुछ गलत कदम जरूर उठा लूँगा। तभी सभी लोग उससे समझाते हैं, देखो भाई आखिर मजबूर हैं हम लोग, क्या करते हैं, अब तुम लोग कोई गलती यहाँ पे गलत कार्य मत करो। उसके दिमाग में एक बात आती है और तुरंत अपनी बेटी के लिए उसी दुल्हन के रूप में अपनी मोटरसाइकिल पे सवार होकर तुरंत शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद थाने नहीं जाता, सीधे महिला डीएसपी ऑफिस पहुंच जाता है। महिला डीएसपी जी, जिनका नाम वहाँ पे पूनम पांडे होता है, वो अपने महिला कार्य के लिए बहुत ज़्यादा सख्त थी। अपने वहाँ पे कड़े और निष्ठा भाव के साथ करती थी और समाज का काम करती थी, जैसे प्रकार से करती थी मानो वहाँ पे स्वयं ही वो काम कर रही हूँ। और जब बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गई थी, जब पुलिस कार्य नहीं करती थी, तो महिला डीएसपी के पास में जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस के आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी जी थी वो बड़ी ईमानदारी के साथ और वह कार्य किया करती थी। वह इस बात के लिए सोच रही थी कि पूरे ज़िले में तैनात हूँ और वह क्राइम का जो नाम निशान वहाँ पे हमेशा के लिए मिटा दूंगी। बस महिला डीएसपी के इसी बात पे फोकस था। अब राम स्वरूप महिला डीएसपी के पास जाता है और जो महिला डीएसपी होती है अपने ऑफिस में बैठी रिपोर्ट को देख रही होती है। वहाँ पे राम स्वरूप को देखती है, उसके चेहरे पे डर और आंसुओं का वहाँ सैलाब था। डीएसपी के सामने घुटनों के बल पे बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा नहीं लगे, मैडम मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज मेरी बेटी ज़िंदगी खतरे में है। डीएसपी जो होती है सख्त रोग से यहाँ पे जानी जाती है और दृश्य देखने चौंक गई। उन्होंने गंभीर रूप से पूछा, भाई ऐसा कौन सी बात हो गई है जो तुम ऑफिस में आकर घुटनों के बल पे बैठ गए हो, क्या घटना हुई है, तुम्हें कौन तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है, अब बताओ बिना डरे, सच सच बताओ। उसके पिता रोते रोते कहने लगते हैं, मैडम जी मैं एक गरीब आदमी हूँ और ईमानदार से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी एक ही बेटी है राधा, उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से हुई है, अच्छे तरीके से बारात आई है और बाराती भी अच्छे मेरी खातिरदारी बहुत बढ़िया ढंग से की है। उसके साथ फेरे हो चुके हैं, विदाई जो होती है पूर्ण तरीके से हो चुका है। अब अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कहीं दांव पे न लगा दूं, इसलिए आपके ऑफिस आया हूं। कृपया करके मैडम जी हमारी ऐसी कठिन घड़ी में मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती हैं, तुम यह बातों को घुमा फिरा क्यों रहे, आखिर बात क्या है, सच सच बताओ। तब वह व्यक्ति मैडम जो के सामने बैठने के बाद बताने लगता है कि मैडम जी हमारे गांव का एक यहाँ पे जो एक दबंग व्यक्ति है, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी हो जाने के बाद जब विदाई होती है, तब वह दरिंदा अपने यहाँ पे बुलाकर विदाई से पहले बेटियों की इज्जत लूटता है और उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है। उस पिता के मुंह से जब यह बात महिला डीएसपी पूरी तरीके से सुन लेती है, तो महिला डीएसपी का जो होता है पारा काफ़ी वहाँ पे हाई चढ़ जाता है और गुस्से की वजह से चेहरे लाल पड़ जाते हैं और कहने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि तुम्हारे ऊपर वह इतना ज़्यादा जुर्म करता है, तुम इतना दबंगई दिखाता है, नरवासी सभी गांव के दबा को रखा है, नरवासी उसके विरोध क्यों नहीं करते। और तब उसके पिताजी कहते हैं, मैडम जी विरोध तो हमारे नागरिक बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों के लिए वह अपने आदमियों से कहकर चौराहे पे उल्टा लटका कर ऐसी मार लगवाता है कि जिसका उसका बचना भी दुर्लभ हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग करने से मना कर देते हैं। वह दरिंदा विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कठोर सजा देता है। आखिर इतने पावर हो जाने के बाद उसका साधारण सा व्यक्ति क्या कर सकता है। पुलिस यदि थाने भी जाती है तो वह उसी के पक्ष में बोलती है। यदि कोई थाने से जाकर रिपोर्ट करे तो थाने के पुलिस जो होते हैं उस दबंग आदमी के पास बैठते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं और उससे मिलकर बातचीत करते हैं, पूर्ण वापस आकर अपने थाने लौट आते हैं। कहीं न कहीं हमारी मैडम जी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए सभी लोग चुपचाप रह रहे हैं, अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले हर बेटी को उसके घर भेज देते हैं। तब उसके बाद वह कहीं विदाई होने देता है। जब उस पिता के मुंह से महिला डीएसपी इस बात के लिए सुनती है
तो आश्वासनी देती हैं कि भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूर्ण तरीके से मदद करूंगी, आप अपनी बेटी को यहीं पे बैठा दो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है वह मुझे दे दो, मैं दुल्हन बन के उसके पास जाऊंगी। फिर दुल्हन बनकर थाने के लिए फ़ोन लगाती है, फ़ोन करके कहती है कि थाने वालों कहते हैं कि मैडम जी वह बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, उसके ऊपर पॉलिटिक का हाथ भी है, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती, और आप वहाँ पे जब जाइएगा तो बहुत सतर्कता से जाइएगा, उसके ऊपर हाथ डालते अन्यथा कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति का नेटवर्क जो है वह बहुत बड़ा है, उसका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा फैला हुआ है, इसलिए कोई व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। जब थाने की पुलिस के मुंह से महिला डीएसपी जब इस बात के लिए सुनती हैं तो उन्हें एकदम से फटकार लगाती है और कहती हैं कि तुम सभी पुलिस वाले डूब कर यहाँ पे मर जाओगे, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम पुलिस प्रशासन में होते हुए भी कायरों जैसी बातें करते हो, जब जनता ऐसी बात करे तो पुलिस के पास आती है, तो जब पुलिस बात ऐसी करे तो जनता कहाँ जाएगी। महिला डीएसपी थाने के सभी स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे डांट फटकार लगाती है और थाने अध्यक्ष से फ़ोन लगा के कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत ही सिविल ड्रेस में तैयार करो, और कई थानों की पुलिस के लिए महिला डीएसपी जो होती फ़ोन करके देती हैं और तुरंत पुलिस फोर्स लेकर उस गांव में पहुंचो, उस गांव के लिए चारों तरफ से घेर लो। महिला डीएसपी के लिए फ़ोन पहुंचते ही 5 स्थानों की पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला डीएसपी के साथ जाते हैं और महिला डीएसपी जो होती हैं उसी लड़की का जोड़ा पहने हुए दुल्हन वाला महिला डीएसपी उसी जोड़े को पहन लेती है और दुल्हन बन के उसी व्यक्ति के घर पे पहुंच जाती है। उस व्यक्ति के कहते हैं कि बताओ हमें लेने के लिए कैसे आया जाए आओगे, फिर वहाँ पे स्वयं जाना पड़ेगा। तब वह पिता कहता है कि मैडम जी तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, वहाँ पे आते ही नहीं, केवल उसके पास जो सूचना थी, सूचना हमारे यहाँ पे सुबह आ चुकी है और एक बार सूचना आ चुकी है, तो यदि हम तीसरी बार लड़की के लिए उसके पास नहीं भेजे तो कुछ भी कर सकता है, आखिरकार आतंक मचा देगा। तब वह कहती है ठीक है मुझे लेकर चलो उसके पास। अब महिला जो डीएसपी थी वो दुल्हन के निवास में उसी में के पास जाती हैं और जो व्यक्ति था उस लड़की का पिता होता है अपनी बेटी बनाकर महिला डीएसपी के लिए दुल्हन वाला जोड़ा पहनाकर उसे बादशाह व्यक्ति के पास घर पे पहुंच जाता है और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाता है कि बाबूजी आज आपके दरवाजे पर अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। यह बात वह सुनता है तो निकल कर आ गया बाहर और कहता है कि तू बहुत बड़ा बदमाश हो रहा है, 2 सूचनाएं तेरे पास मैंने भिजवाई, एक खबर से पहले यहाँ पे आकर लोग अपनी लड़कियाँ छोड़ जाते हैं, तेरे पास 2 सूचनाएं पहुँच गई है। फिर वह कहता है कि बाबूजी क्षमा करें, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था और अपने घर वालों को केवल अकेला ही हूँ, मैं यहाँ पे व्यक्त हूँ, मेरे साथ कार में कोई हाथ बटाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे देरी हो गई है, मैंने सोचा सारा काम समेट कर दूंगा तो उसके पास बाद ही जाऊंगा आपके पास। कहता है चल लड़की लेकर अंदर भेज, और कहता है मैडम जी आप अंदर जाइए। जब उस व्यक्ति के कहने पर मैडम जी अंदर जाती हैं तो अंदर का जाकर देखती हैं कि उस दबंग व्यक्ति के रूप में एक शराब की बोतल रखी हुई थी और उसका जो औजार थे वो गुप्त, वहाँ पे बंदूक बहुत सारी इधर उधर टंगी हुई थी, पूरा वहाँ पे झाड़ बना हुआ था। उसके बाद मैडम जी कहती हैं कि बेड पर जाकर तुम लेट जाओ। उस दबंग आदमी की बात सुन के वो मैडम जी जो होती हैं वहाँ पे बैठ जाती है और उसके बाद बाहों में उसे वस्त्रों से उतारने के लिए वो डीएस बोलता है तो डीएसपी पास में आ जाती है, लेकिन उस दबंग व्यक्ति की इस बात की जानकारी नहीं थी कि महिला जो है एक डीएसपी है, वह उसी व्यक्ति लड़की के लिए समझ रहा था। गांव जैसे ही दबंग व्यक्ति आकर दुल्हन के घूंघट के लिए हटाता है तो जैसे ही महिला डीएसपी तुरंत उस दबंग व्यक्ति के हाथ को पकड़कर वहाँ पे जल्द से मैडम उसे 2-4 चमाचे लगा देती है और कहीं सिविल ड्रेस में उसे डराने धमकाने लगती है, कहती है यार तूने जरा सी होशियारी की तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग के छलनी छल्ली कर देगी और तेरी हेकड़ी निकाल दूंगी। यस, और सारे जुल्म जो होते हैं वो गांव वाले बहुत ज़्यादा तूने कर चुका है, लड़कियों के लिए यहाँ पे दुल्हन का शिकार बना के रख दिया है।
और तूने जो लड़कियों के साथ तू सुहागरात मना ली है, अब तेरी सुहागरात यहाँ पे थाने में मनेगी, जेल में मनेगी, हजारों कैदी जहाँ पे बंद है वहाँ पे बनेगी। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि कहीं न कहीं जो मैडम जी मुझे गलत पंगा ले रही है और बड़ी बहुत पावर है, प्रशासन मेरी कुछ नहीं कर पाती, ऐसे वो मैडम जी को धमकाने लगती है। और वहाँ पे बताता है कि अपनी सलामती चाहती हो तो तुरंत मुझे छोड़कर चली जाओ। तो मैडम जो डीएसपी कहती है कि अब मुझे पता चल गया आखिर अब तेरी किस नहीं। यहाँ पे महिला डीएसपी जो होती हैं तुरंत डीएसपी साहब के पास फ़ोन करती है और इधर एसएसपी साहब भी कहते हैं कि ऐसी ऐसी वारदात इसके साथ यहाँ पे बरामद हुई है। तो डीएसपी जो साहब वहाँ पे एसपी साहब जो लोग होते हैं सब गांव के लोग इधर उधर आ जाते हैं और फोर्स भी आ जाती है फ़ोन करते ही। इधर एसपी साहब भी अपनी पुलिस को आदेश देते हैं। इसके अलावा दबंग व्यक्ति के लिए जितने भी फालतू कुत्ते होते हैं सभी के लिए पुलिस जाकर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करवाने के बाद तुरंत जो महिला डीएसपी जो होती है उस दबंग व्यक्ति के लिए भी गिरफ्तारी करवा लेती है। और गिरफ्तारी करवाने के बाद पुलिस की पूरी फोर्स उस गांव के चारों तरफ घेर लेती है। अब दो चार तरफ के जो पुलिस हूटर भी बजा रहे होते हैं दबंग व्यक्ति के लिए महिला डीएसपी जो होती है गिरफ्तार करवा लेती है। उसके बाद उसका जो मकान होता है कोर्ट से के आदेश के बाद डीएसपी साहब एसएसपी साहब तुरंत ही जेसीबी की मदद से उसे गिरवा देते हैं। और इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का यहाँ पे घर का मकान सारा सामान तहस नहस कर देते हैं। और उसके बाद उस दबंग व्यक्ति का जो गांव के नाम और निशान मिटा देते हैं। इस कहानी का यह अंत यहीं पर होता है। हमारा उद्देश्य किसी को यहाँ पे परेशान करना और किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग इस कहानी के माध्यम से यहाँ पे आपको जागरूक करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने लोगों को ख्याल